स्वागत है आपका अलीसा सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। और आज हम स्टार्ट करते हैं पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, वो है कि कुक्कुट में किस रोग को न्यू कैस्टल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए में दे रखा है फाउस पॉक्स, ऑप्शन बी में कॉक्सीडायोसिस, ऑप्शन सी में आईबीडी और डी में रानीखेत। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो बताइएगा दोस्तों, राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी रानीखेत। ऑप्शन डी क्या है इसका, रानीखेत जो है वो इसका राइट आंसर है। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि फाउस पॉक्स होता क्या है, कॉक्सीडायोसिस क्या होता है, आईबीडी क्या होता है और रानीखेत क्या होता है। इन चारों के बारे में हम चर्चा करते हैं इन तस्वीरों के अंदर। ठीक है, तो देखिएगा, इन तस्वीरों को गौर से देखिएगा और अपने दिमाग में रखिएगा ताकि एग्जाम टाइम में ये आपको तस्वीरें नजर आए। तो देखिएगा, हमने फाउस पॉक्स की बात की तो ये देखिएगा चेहरे के ऊपर क्या हो जाते हैं, स्पॉट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, स्पॉट बन जाते हैं। और ये फाउस पॉक्स जो है इसका जो इसको किस नाम से जाना जाता है, चेचक के नाम से। चेचक आपने घरेलू अपने जो राजस्थान के अंदर सुना होगा चेचक। तो चेचक को एक फाउस बॉक्स बोलते हैं दोस्तों। तो ये चेचक होती है वो किस वायरस के कारण होती है वो देखते हैं हम। ये होती है बोरेलियो एबी एवियम वायरस के कारण। क्या होती है, बोरेलियो एवियम वायरस के कारण क्या होती है, चेचक होती है। ठीक है, समझ में आया। अब देखिएगा इसका दूसरा जो यहाँ पर दे रखा है, क्या कॉक्सीडायोसिस चिकन्स, ये रोग क्या होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो अधिकतर होता है वो मुर्गों या मुर्गियों में अधिक होता है। इसमें क्या होता है, मुर्गों को जो इसके जो लक्षण हैं वो क्या लक्षण होते हैं, इसके लक्षण होते हैं कि इसमें हैरा पानी या चूने जैसे क्या लगने लग जाते हैं, दस्त लगने लग जाते हैं। और इन दस्तों की वजह से या पेचिस की वजह से क्या हो जाती है, इन मुर्गों की मृत्यु हो जाती है। तो इसे ही बोलते हैं क्या, कॉक्सीडायोसिस। अब बात करते हैं, हमने एक पढ़ा था आईबीडी। आईबीडी रोग क्या होता है दोस्तों, ये जो आईबीडी रोग है वो क्या होता है, ये आईबीडी रोग है वो होता है मानव और पशु दोनों में। इसमें क्या आ जाता है, जो अपनी आंतर होती है, इन आंतरों के अंदर सूजन आ जाता है और ऐंठन होने लग जाता है। ऐंठन की वजह से क्या हो जाती है, इसमें शरीर के अंदर जो पेट होता है वो दर्द करने लग जाता है। ये होता है आईबीडी रोग। अब बात करते हैं यहाँ पर रानीखेत रोग। रानीखेत जो रोग होता है वो किस वायरस के कारण होता है, पहले तो वो बात करते हैं। तो ये जो रोग होता है वो होता है पैरामिक्सो पैरामिक्सो वायरस T1 के कारण। पैरामिक्सो वायरस T1 के कारण क्या होता है, एक रानीखेत जो रोग होता है वो होता है। अब बात करते हैं कि इसका नाम जो है वो रानीखेत क्यों रखा गया। दोस्तों 1928 के अंदर 1928 में रानीखेत जो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में क्या होता है, मुर्गों के ऊपर ये बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं रोग, जिसके कारण बहुत ज़्यादा मुर्गे वो मर जाते हैं। और इसी वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया था, रानीखेत रख दिया गया, क्योंकि ये जो रोग आया था वो ज़्यादातर आया था रानीखेत उत्तराखंड में आया था और इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा था, रानीखेत पड़ा था। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, पशुओं में गले हरे चारे को
अत्यधिक खिलाने के कारण उत्पन्न विकार है। दोस्तों बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। उसका ऑप्शन ए में दे रखा है दुग्ध जवार, बी में दे रखा है कीटोसिस, सी में दे रखा है टेम्पोनाइटिस और डी में दे रखा है एजोड्यूरिया। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है इसका कि पशुओं में गले गले चारे को अत्यधिक खिलाने के कारण उत्पन्न विकार कौन सा है। तो बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन होगा वो होगा टिम्पोनाइटिस। टिम्पोनाइटिस होता क्या है पहले ये जानेगा कि गला हरा चारा खाने से टिम्पोनाइटिस होता है जिसे आप आफरे के नाम से जानते हैं। इसके नाम से अपनी भाषा में उसे क्या बोलते हैं आफरा आ गया, या उसको क्या बोलते हैं कि गैस भरनी, उसी को बोलते हैं टिम्पोनाइटिस। ये क्या होता है गैस बन जाना, गैस बनना या आफरा आना, आफरा आ जाता है उसी को क्या बोलते हैं टिम्पोनाइटिस बोलते हैं। ठीक है, और ये होता कैसे है दोस्तों, जब हरा और सड़ा गला जो चारा खा लेते हैं पशु तो उसके पेट में क्या होती है गैस बढ़ जाती है और उस गैस की वजह से उसका पेट दर्द करने लग जाता है। और पेट दर्द करने की वजह से जो इसका हम उपचार करते हैं वो कैसे करते हैं। उपचार की अगर हम बात करें तो उपचार के अंदर हम उसे देते हैं या तो काला नमक देते हैं या अजवाइन देते हैं या तारपीन का तेल देते हैं, तारपीन का तेल देते हैं या हींग देते हैं आदि के द्वारा हम घरेलू नुस्खों से इसका क्या करते हैं उपचार करते हैं। इसका गैस बढ़ जाने से या जो आफरा पशुओं के अंदर आ जाता है उसका इलाज करते हैं इसके द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं हम दुग्ध जवार की। ये दुग्ध जवार होता है, दुग्ध जवार की हम बात अगर करें तो दुग्ध जवार क्या होता है दोस्तों, दुग्ध जवार जो होता है वो कैल्शियम की वजह से होता है। इसकी वजह से कैल्शियम कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है दुग्ध जवार होता है। दुग्ध जवार को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है और वो अन्य नाम इसका क्या है उसको भी जान लेते हैं। इसका अन्य जो नाम है वो है हाइपो कैल्सिया। इसका अन्य नाम क्या है हाइपोकैल्सिया के नाम से भी इसको दुग्ध जवार को जाना जाता है। अब बात करते हैं दुग्ध जवार जो कमी आती है कैल्शियम की वो कैसे आती है। कमी कैसे आती है, ज्यादातर ये मादा पशुओं में होता है। मादा पशु जब प्रसव होता है मादा पशु का, उसके साथ जब दूध निकालते हैं तो दूध के साथ जो खीस होता है खीस के साथ अधिक मात्रा में क्या निकल जाती है कैल्शियम बाहर निकल जाती है और कैल्शियम बाहर निकलने से पशु के शरीर में क्या जाती है कमजोरी आ जाती है और कमजोरी आने की वजह से ये पशु जो होते हैं अगर जल्दी से इसका इलाज नहीं कराया जाता तो ये पशु उठ नहीं पाते हैं और इसके पैरों और सर में क्या आ जाती है अकड़न आ जाती है और ये अगर इलाज वक्त पर नहीं होता तो मरने तक की नौबत आ जाती है। तो ये होता है दुग्ध जवार। अब बात करते हैं कीटोसिस की। दोस्तों हम बात करते हैं इसकी कीटोसिस की। देखिएगा कीटोसिस क्या होता है। कीटोसिस के अंदर क्या होता है रक्त के अंदर ग्लूकोज की जो कमी होती है उसी के कारण क्या होता है कि ये कीटोसिस रोग होता है। रक्त के अंदर रक्त में ग्लूकोज की कमी के कारण क्या होता है कीटोसिस रोग होता है। रक्त में किसकी कमी के कारण ग्लूकोज की कमी के कारण क्या होता है कीटोसिस रोग होता है। और ये कीटोसिस जो रोग होता है इसमें क्या होता है आहार की कमी या आहार में कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण क्या होता है ये कीटोसिस रोग होता है। ये एक तो ग्लूकोज के कारण, ग्लूकोज की कमी किस वजह से आती है कि हम आहार के अंदर क्या करते हैं उसे
आहार के अंदर कमी करते हैं या कार्बोहाइड्रेट की कमी करते हैं, कमी वाला क्या करते हैं, उसको भोजन देते हैं, आहार देते हैं, तो ही क्या होती है, ग्लूकोज की कमी आती है और ग्लूकोज की कमी आने से ही ये कीटोसिस रोग होता है। अब बात करते हैं हम टिम्पेटाइटिस की। ये टिम्पेटाइटिस की मैं बात पहले कर चुका हूँ। तो ये एजोटूरिया जो रोग है वो घोड़ों में क्या होता है, घोड़ों के अंदर क्या होती है, घोड़ों के घोड़ों की मांसपेशियों में, घोड़ों की मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। क्या जाती है, ऐंठन आ जाती है और इसी को क्या बोलते हैं, एजोटूरिया रोग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको जो मैंने ये बात बताई है वो समझ में आई होगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि बीमारी में पशुओं को दी जाने वाली औषधि की मात्रा का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं, बताइए। ऑप्शन ए में दे रखा है मेट्रोलॉजी, ऑप्शन बी में दे रखा है फार्मोलॉजी, ऑप्शन सी में टॉक्सिकोलॉजी और ऑप्शन डी में सोशियोलॉजी। तो बताइएगा क्या कहते हैं कि पशु में बीमारी में पशुओं को दी जाने वाली औषधि की मात्रा का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो इसे इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, उसे क्या कहते हैं, फार्मोलॉजी कहते हैं। फार्मोलॉजी के अंदर क्या किया जाता है, दवाइयों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये अनुशासित विज्ञान के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी क्या होती है दोस्तों, मेट्रोलॉजी होती है वो मापन के जो संपूर्ण सिद्धांतों और व्यवहारिकता का इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। मापन के संपूर्ण सिद्धांतों और उसके व्यवहारिक पहलुओं का क्या किया जाता है, इसके अंदर अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं मेट्रोलॉजी। अब बात करते हैं टॉक्सिकोलॉजी। ये टॉक्सिकोलॉजी क्या होती है दोस्तों, टॉक्सिकोलॉजी के अंदर जैव प्राणियों में जो क्या होते हैं जैव प्राणियों में रासायनिक और भौतिक दोनों एजेंटों का प्रतिकूल प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है, टॉक्सिकोलॉजी के अंदर जैविक जो प्राणी होते हैं या जीव जो प्राणी होते हैं, जीव प्राणियों के रासायनिक और भौतिक दोनों एजेंटों का प्रतिकूल जो प्रभाव होता है उसका अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी। और अब सोशियोलॉजी को तो पता ही है दोस्तों आपको, सामाजिक अध्ययन और व्यवहारिक अध्ययन इसके अंदर किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, सोशियोलॉजी बोलते हैं। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा आपके सामने देखिएगा, दे रखा है कि निम्न की सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित करते हुए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए या सही उत्तर दीजिए। तो देखिए सही उत्तर देखना है हमें इसके अंदर। अब देखिएगा, पहले देखते हैं गाय की नस्ल को देखते हैं दोस्तों। गाय की कौन कौन सी नस्ल होती है, राठी, गिर और थारपार। गाय की नस्ल देखते हैं, जो गाय की नस्ल है वो ऑप्शन किससे मिल रही है, बी ऑप्शन 2 से मिल रही है। देखिए गाय की जो नस्ल होती है वो कौन सी होती है, ये राठी, गिर और थारपार। और फिर देखिए भैंस की मुर्रा, सुरती और मेसाना, ये होती है 2 और 3 ऑप्शन। अब आते हैं भेड़।
भेड़ की बात करते हैं, भेड़, लोही, बर्बरी और जमुनापारी, ये तो बकरी की नस्ल होती है। तो देखते हैं बकरी, बकरी की जो नस्ल होती है वो ऑप्शन 3 में आती है दोस्तों। अब देखिए ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 जो है वो आती है बकरी की नस्ल। ये कौन सी होती है? बकरी की नस्ल होती है। तो हमने पहले 2 और 3 और फिर 1 जाने की वजह से, लेकिन देखते हैं दोस्तों, देखिएगा ऑप्शन 2, 3, 4 और 1, ये इसका राइट आंसर था। देखते हैं राइट आंसर मिलता है क्या, कहाँ? 2, 3, 4, 1 राइट ऑप्शन देखते हैं। पहले देखते हैं राइट ऑप्शन, 2, 3, 4, 1, 2, 1 नहीं, ये तो नहीं होगा। 2, 1, 2, 1, 4, 3, तो ये तो नहीं होगा। 2 आ गया, इसमें 1 आ गया, ये तो नहीं होगा। फिर देखिए 2, 3, 4, 1, ये मिल रहा है। तो राइट ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन इसका राइट है। 1, 2, 3, 4 ये है नहीं, 2, 4, 4 ये राइट गलत आ गया, तो ये है नहीं। इसका राइट ऑप्शन क्या है? 2, 3, 4, 1। अब देखते हैं थोड़ी सी यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, ये नस्ल गाय की, भैंस की जो नस्ल है वो देखिएगा। पहले भैंस की कौन कौन सी नस्ल है? भैंस, मुर्रा, सुरती और भैंसाण, ये तो है भैंस की नस्ल। मुर्रा, सुरती और भैंसाण, ये क्या है? भैंस की नस्ल है। अब भेड़ों की नस्ल देखो, चौगला, मगरा, जैसलमेरी, नाली, पोंगल, मारवाड़ी, मालपुरा, सोनाड़ी, खेरी, ये क्या है? भेड़ की नस्ल है। अब बकरी की नस्ल की हम बात करते हैं, तो बकरी की नस्ल देखिएगा कौन कौन सी होती है। बकरी की जो नस्ल है, लोही, बर्बरी, जमुनापारी, लोही, बर्बरी और जमुनापारी, लोही, लोही, बर्बरी और जमुनापारी, ये क्या है? लोही, बर्बरी और जमुनापारी क्या है? बकरी की नस्ल है। अब बात करते हैं गाय की नस्ल की। तो गाय की नस्ल देखिए कौन कौन सी है। गाय की जो नस्ल है, राठी, गिर और थार पारकर, राठी, गिर और थार पारकर, राठी, गिर और थार पारकर, ये क्या है? गाय की नस्ल है। और ये आपके सामने डायग्राम बनाकर दे रखा है, इसका राइट ऑप्शन आपको बता चुका हूँ, ऑप्शन बी इसका क्या है? राइट आंसर है। दोस्तों ये जो मैंने जो इमेज ले रखी है, ये मुर्रा नस्ल की भैंस है। कौन सी? जो इमेज मैंने ले रखी है, इमेज जो उठाई है वो क्या है? ये मेहसाणा, सॉरी मुर्रा नहीं, मेहसाणा नस्ल की भैंस है। कौन से? मेहसाणा नस्ल की भैंस है ये, ठीक है। और ये जो बकरियों की मैंने नस्ल ले रखी है, ये बर्बरी नस्ल की बकरियां हैं, जो विश्व की सबसे खूबसूरत बकरियों के अंदर इसको गिना जाता है। और ये जो भेड़ ले रखी है मैंने, ये कौन सी भेड़ ले रखी है दोस्तों? ये मैंने ले रखी है मारवाड़ी भेड़। कौन सी? मारवाड़ी भेड़ ले रखी है। और जो ये गाय मैंने ली है वो राठी गाय का इमेज यहाँ पर मैंने लिया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, भेड़ों की खेरी नस्ल पाई जाती है। बताइए भेड़ों की खेरी नस्ल किस जिले में पाई जाती है, उनको हमें यहाँ पर देखना है। तो देखिए ऑप्शन ए में दे रखा है जोधपुर, पाली और नागौर जिले में पाई जाती है। ऑप्शन बी में अलवर, भरतपुर और नागौर जिले में पाई जाती है। ऑप्शन सी में है कोटा, बारा और बूंदी जिले में पाई जाती है। ऑप्शन डी जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर जिले में पाई जाती है। तो यहाँ पर तो देखिए गंगानगर है, तो गंगानगर में तो बिल्कुल नहीं पाई जाती है। और कोटा, बारा के अंदर यहाँ पर भी नहीं पाई जाती है नस्ल। मारवाड़ी नस्ल की ये कोई नस्ल है, मारवाड़ के अंदर पाई जाती है ज़्यादातर। जोधपुर, पाली और जो नागौर है यहाँ पर ये पाई जाती है। तो राइट ऑप्शन इज 1 हियर। राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत में बकरी की किस नस्ल से पश्मीना ऊन तैयार किया जाता है?
अब देखिएगा यहाँ पर किस नस्ल से पश्मीना तैयार किया जाता है ये पूछा है। तो बताइएगा पश्मीना किस नस्ल से तैयार किया जाता है? बर्बरी नस्ल। इसका एक्सप्लेनेशन मैं पहले की जो क्लासें हैं उनमें करा चुका हूँ पहले से। अब यहाँ पर सीधी बात करते हैं कि बर्बरी नस्ल में पश्मीना तैयार किया जाता है? नहीं। ब्लैक बंगाल इससे भी नहीं, कुटची इससे भी नहीं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चांगथांग नस्ल की जो बकरी होती है उससे क्या किया जाता है? पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। और होती कैसी है चांगथांग भेड़, वो बात करते हैं। और कहाँ पर पाई जाती है उसके बारे में भी बात करेंगे, वो करेंगे इस इमेज के अंदर। ये है चांगथांग बकरी। ये कौन सी बकरी है? चांगथांग बकरी है। ये हिमालय क्षेत्र के अंदर, लद्दाख के अंदर ये पाई जाती है। क्या? चांगथांग। ये चांगथांग बकरी की नस्ल है। किस नस्ल है? बकरी की नस्ल है चांगथांग। और ये ज्यादातर जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? हिमालय क्षेत्र में। हिमालय क्षेत्र में लद्दाख के अंदर ही क्या पाई जाती है। और इसकी जो ऊन होती है, इसकी ऊन है वो सफेद और लंबी ऊन होती है जो इसे सर्दी से बचाने में सहायता करती है। और इससे ऊन से ही क्या किया जाता है? पश्मीना बनाया जाता है, पश्मीना तैयार की जाती है। पश्मीना ऊन इससे प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। बताइए दोस्तों, असत्य कथन का ऑप्शन ए में दे रखा है कि भैंस की गर्भकाल अवधि गाय से अधिक होती है। भैंस की गर्भकाल अवधि गाय से अधिक होती है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि गर्भकाल जो अवधि होती है भैंस की वो होती है 310 दिन। कितनी होती है? 310 दिन। और गाय की जो होती है वो 280-81 दिन क्या होती है? गर्भकाल अवधि होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। भैंस और गाय की मध्य चक्कर अवधि समान होती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। जो भैंस की मध्य चक्कर जो होती है दिनों की संख्या वो 21 दिन होती है। और गाय की भी होती है, वो भी क्या होती है? 21 दिन होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं ऑप्शन 3 की कि बकरी की गर्भकाल अवधि भेड़ से कम होती है। ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों? कि बकरी की जो गर्भकाल जो अवधि होती है वो 154 दिन होती है। और भेड़ की होती है वो 147 दिन होती है। तो ये बात क्या है? बिल्कुल गलत है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये चीज समझ में आई होगी और ये ऑप्शन डालने की समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? इसका सर्वप्रथम पहली बात कृत्रिम गर्भाधान का श्रेय पूछा है, किसको जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में है डॉक्टर संपत कुमार, बी में है डॉक्टर भल्ला देसाई, और ऑप्शन सी में है डॉक्टर सुरेश कुमार वाकड़, और ऑप्शन डी में है डॉक्टर एस एस राव। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर संपत कुमार। इन्होंने क्या किया था? कृत्रिम गर्भाधान पर सर्वप्रथम क्या किया था? प्रयोग किया था। और इन्होंने जो प्रयोग किया वो हम चर्चा करते हैं। इन्होंने जो प्रयोग किया वो सर्वप्रथम 1939 ईस्वी में किया। और 1939 ईस्वी में कहाँ किया? मैसूर में किया। कहाँ किया? मैसूर के अंदर इन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया कृत्रिम गर्भाधान पर। और सर्वप्रथम जो कृत्रिम गर्भाधान जो दोस्तों किया गया था वो सर्वप्रथम गायों के ऊपर किया गया था। सर्वप्रथम जो कृत्रिम गर्भाधान किया गया वो किस पर किया गया था? गाय के ऊपर किया गया था। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब देखते हैं थोड़ी सी इमेज इसकी, कृत्रिम गर्भाधान होता कैसे है। दोस्तों कृत्रिम गर्भाधान के अंदर होता क्या है? कृत्रिम गर्भाधान के अंदर वीर्य को एक नाली के माध्यम से
जो वीर्य होता है उसको नाली के माध्यम से गुदा, और गुदा के अंदर उसको हाथ से क्या किया जाता है, रखा जाता है। रखने के बाद वो गर्भाशय में आता है। गर्भाशय के बाद वो क्या बनाते हैं, यहाँ पर अंडाशय बनाता है, और फिर वो क्या लेता है, बच्चे का जन्म, बच्चे की तरफ मुड़ता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इमेज है इसकी, तो देख लेना, ज़्यादा डिटेल से मैं यहाँ पर थोड़ा नहीं बता सकता। तो देखिएगा इसको, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हिंदी प्रसंस्करण किन पशुओं का क्रॉस होता है। ऑप्शन ए में दे रखा है भैंस और गाय का, ऑप्शन बी में दे रखा है घोड़ा और गधी का, ऑप्शन सी में दे रखा है घोड़ी और गधे का, और ऑप्शन डी में दे रखा है याक और गाय का। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी होगा, घोड़ा और गधी प्रसंस्करण को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से बर्डीजो कास्ट्रेट विधि की कौन सी विशेषता नहीं है। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, निम्न में से बर्डीजो कास्ट्रेट विधि की कौन सी विशेषता नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए में लिखा है इसमें संक्रमण की कम संभावना रहती है, सही बात है। यह बंध्याकरण की सबसे अच्छी विधि है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी है ये रक्तहीन विधि होती है, सही बात है। ऑप्शन डी है ये खुली विधि होती है, नहीं दोस्तों ये गलत है इसमें, कि इसका ये खुली विधि ना होकर क्या होती है, ये बंद विधि होती है। क्या होती है, ये बंद विधि होती है, ना कि खुली विधि। इसीलिए इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। अब बात करते हैं थोड़ी सी कि ये खुली विधि जो है बर्डीजो कास्ट्रेट विधि होती क्या है। दोस्तों बर्डीजो कास्ट्रेट विधि क्या होती है ये देखिएगा, ये होता है बर्डीजो कास्ट्रेट का यंत्र। ये क्या है, यंत्र है। ये क्या है, यंत्र है। बर्डीजो कास्ट्रेट जो विधि है उसका यंत्र है ये। इससे क्या किया जाता है, गो पशुओं, नर गो पशु जो होते हैं, नर गो पशुओं या भैंसों का बंध्याकरण करना ही क्या कहलाता है, नर गो पशुओं या भैंसों का क्या करना, बंध्याकरण करना ही क्या कहलाता है, बर्डीजो कास्ट्रेट विधि कहलाती है। और बर्डीजो कास्ट्रेट विधि का ये क्या होता है, यंत्र होता है। इस यंत्र के माध्यम से ही क्या किया जाता है, इसका बंध्याकरण किया जाता है। कहने का सीधा सा अर्थ है कि इस यंत्र के द्वारा ही क्या किया जाता है, इसका बंध्याकरण किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि नए पैदा हुए बछड़े को खीस कितने दिनों तक खिलानी चाहिए। ऑप्शन ए में 10 दिनों तक, ऑप्शन बी में 4 दिनों तक, ऑप्शन सी में 1 दिन तक, और ऑप्शन डी में है 7 दिनों तक। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 10 दिनों तक। नए पैदा हुए बछड़े को जो खीस खिलानी चाहिए वो प्रारंभिक जो 10 दिन होते हैं, उन प्रारंभिक 10 दिनों के अंदर की खीस पिलानी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन 12 की। क्वेश्चन 12 में दे रखा है कि पशुओं में दूध मार्ग का सही क्रम पूछा है। ठीक है, तो बताइएगा इसका सही क्रम क्या होगा। ऑप्शन ए में है एम्बोलाई, उसके बाद दे रखे हैं लोब्यूल, दूध वाहिनी या ग्रंथि सिस्टम। ऑप्शन बी में दे रखे हैं लोब्यूल, एम्बोलाई, दूध वाहिनी और ग्रंथि सिस्टम। ऑप्शन सी में है दूध वाहिनी, लोब्यूल, एल्वोलाई और ग्रंथि सिस्टम। ऑप्शन डी में है लोब्यूल, दूध वाहिनी, एल्वोलाई और ग्रंथि सिस्टम। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन ए जो है वो होगा एल्वोलाई, लोब्यूल, दूध वाहिनी, ग्रंथि सिस्टम। और इसका क्या होगा, आगे होता है इसका थन सिस्टम और थन छिदर।
ये क्या है, इसकी पूरी का पूरा क्या है, क्रम है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन ए। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 है इसका कि बढ़ने वाली व सतत पान करने वाली गायों के कुल सांद्र खाते में यूरिया प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए ये पूछा है। ऑप्शन ए में रखा है 3%, 4%, 5% या 6%। कितने प्रतिशत से अधिक यूरिया नहीं होनी चाहिए दोस्तों, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 3%। तो 3% से अधिक यूरिया नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 को देते हैं, बैकयार्ड मुर्गी पालन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन जानबूझ के मैंने उठाए हैं ये नहीं वाले, तो इस पर थोड़ा गौर कीजिएगा। क्वेश्चन पे इसमें पूछा है बैकयार्ड मुर्गी पालन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। अब हम बात करेंगे नीचे के ऑप्शंस की। ठीक है, ऑप्शन ए में दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है कि पिछवाड़े मुर्गी पालन में कम खर्च व अधिक लाभ होता है। बिल्कुल सही बात है ये, बिल्कुल सही बात है। पिछवाड़े मुर्गी पालन में कम खर्च व अधिक लाभ होता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा ऑप्शन बी दे रखा है कि पिछवाड़े मुर्गी पालन में ऐसी प्रजातियों को चुना जाता है जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। ये भी बात बिल्कुल सही है। रोग प्रतिरोधक मतलब ज्यादा बीमार नहीं हो ऐसे पशुओं को चुना जाता है इसके अंदर, ये बात तो बिल्कुल सही है। अब देखते हैं अगले ऑप्शन सी कि पिछवाड़े मुर्गी पालन में बड़े स्तर पर बड़े फार्मों में मुर्गी पालन किया जाता है। अब देखते हैं ऑप्शन डी क्या दे रखा है, इस प्रकार की मुर्गी पालन में 20-30 मुर्गियों का समूह एक परिवार द्वारा पाला जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी है वो इसका क्या है, रॉन्ग है, और इसका ऑप्शन सी सही ऑप्शन होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 15। पशु एवं नस्ल में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। मैंने फिर कहा कि मैंने जानबूझकर उठाई है क्वेश्चन नहीं वाले, ताकि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, और ज्यादातर बच्चे यही पर गलती करके आते हैं एग्जाम में। इसीलिए मैंने ये डाला है कि पशु एवं नस्ल में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे कि ऊंट, ऊंट जो होती है नाचना, ऊंट की नाचना नस्ल है जैसलमेरी ऊंट की। आपको पता ही है कि जैसलमेरी ऊंट होता है कि भेड़, भेड़ खेरी नस्ल है। बिल्कुल सही बात है। यह कहाँ पाई जाती है, पहले ऑप्शन में आ चुका है ये, जोधपुर, पाली और नागौर के अंदर ये पाई जाती है। भेड़ की नस्ल है खेरी, बिल्कुल सही बात है। भैंस, भैंस मेहसाणा, ये बात बिल्कुल सही है। और ये भैंस पाई जाती है गुजरात के एक मेहसाणा, मेहसाणा नाम का शहर है, उसी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है मेहसाणा। तो ये भी भैंस की सही नस्ल है। और ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बकरी नाली, नाली क्या है दोस्तों, भेड़ की नस्ल है, ना कि बकरी की। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अब बात कीजिए, देखिए जैसलमेरी कैमल ब्रेड, ये क्या है, नाचना नस्ल के ऊंट होते हैं। नाचना नस्ल के जो ऊंट है वो ये ऐसे ऊंट होते हैं, नाचना नस्ल के खूबसूरत ऊंट होते हैं, सवारी के लिए और घुटन होने के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होते हैं। ये भेड़ जो देखिएगा दोस्तों, ये जो भेड़ है वो है मारवाड़ी नस्ल की भेड़ है ये, और ये नाली, नाली नस्ल की भेड़ है। ठीक है, ये मारवाड़ी नस्ल की भेड़ है, जैसे मैंने बताया आपको, जोधपुर पाली नागौर के अंदर पाली जाती है। और ये नाली नस्ल की जो भेड़ है वो है जो हनुमानगढ़, चोरगंगानगर यहाँ पर पाली जाती है। अब आती है भैंस की नस्ल मेहसाणा। तो दोस्तों ये जो नस्ल है मेहसाणा, ये क्या है, भैंस की नस्ल, मेहसाणा नस्ल की भैंस है। ये क्या है, जाफराबादी भैंस की नस्ल है। और ये क्या है, मुर्रा नस्ल की भैंस की नस्ल है। तो मैंने तीनों भैंसों की नस्ल की इमेज है वो आपके सामने पेश की है, ताकि आप थोड़ा सा डिफरेंस जान सकें, इमेज आपके मस्तिष्क में चले, इसीलिए इमेज डाली गई इसमें। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 है, एक पक्षी वाले पिंजरे का आकार होता है। बताइएगा दोस्तों, एक पक्षी इसमें रख सकते हैं, उस पिंजरे का आकार कैसा होता है ये पूछा है। तो उसका आकार होता है 16 बाई 30 सेमी, 25 बाई 15 सेमी, सॉरी 50 सेमी, और सी में रहेगा 30 बाई 60 सेमी, और डी में रहेगा 45 बाई 90 सेमी। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? बताइएगा दोस्तों राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। और मैं थोड़ी सी इमेज दिखा देता हूँ एक पिंजरे वाले इसकी पिंजरे की। एक दिन इंसान ने भगवान से पूछा कि मेरे प्रेम और आपके प्रेम में क्या अंतर है। तो पक्षी हवा में उड़े वो मेरा प्रेम, और पिंजरे में हो तो वो तेरा प्रेम। ये बहुत ही खूबसूरत लाइनें इसके लिए लिखी गई है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं हम एक पिंजरे वाले इस पिंजरे की, जिसमें एक पक्षी रखा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा ये हमें यहाँ पर देखना है। तो इसका ये जो दायरा होता है लंबाई और चौड़ाई का, ये कितना होता है? ये होता है 25 बाई 50 सेमी का। ये पिंजरा क्या होता है? एक पक्षी रखने वाला जो पिंजरे का जो स्तर होता है वो 25 इंटू कितना होता है? 50 सेमी का होता है। तो राइट आंसर इसका क्या है वो देखिएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर है? कौन सा? 25 इंटू 50 सेमी। ये क्या है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, सरसों की खली में लगभग प्रोटीन की मात्रा होती है। बताइए सरसों की खली में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 20% होती है, 35%, 8% या 55%? कितनी होती है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर इस क्वेश्चन में 35%। क्या होती है? 35। सरसों की खली में लगभग प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो 35% होती है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, जैव चिकित्सकीय विस्तारण तकनीकी केंद्र स्थापित किया गया है। बताइएगा कहाँ किया गया है? भीलवाड़ा में किया गया है, बीकानेर में किया गया है, हनुमानगढ़ में किया गया है, या अलवर में किया गया है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका भी राइट आंसर ऑप्शन बी है। इसकी स्थापना कहाँ की गई है? बीकानेर के अंदर की गई है। अगला ऑप्शन क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, बिनोले की खली में कौन सा टॉक्सिक पदार्थ पाया जाता है? बताइए बिनोले की खल में पूछा है। ज्यादातर लोग जो भैंसे रखते हैं वो यूज भी करते होंगे बिनोले की खल को। बिनोले की खली में कौन सा टॉक्सिक पदार्थ पाया जाता है वो पूछा है। ऑप्शन ए में रखा है अल्फा टॉक्सिन, ऑप्शन बी में गोसिपोल, सी में आर्सियन, और डी में सभी। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? राइट ऑप्शन इज इस क्वेश्चन इज गैसीपोल। और गैसीपोल के अंदर टॉक्सिक पदार्थ की जो प्रतिशत मात्रा पाई जाती है वो 70% पाई जाती है। ये भी ध्यान रखना हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, वो है आपके सामने कि नेपियर घास से संबंधित कथनों पर विचार करें और असंगत को बताइएगा। असंगत को छानना है। ऑप्शन ए में है इसकी उत्पत्ति स्थल अफ्रीका है। बिल्कुल सही बात है, उत्पत्ति स्थल इसका अफ्रीका है। यह घास लगभग संपूर्ण भारत में पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। इसका वानस्पतिक नाम पेलिसिटम पुरियम है। ये भी बिल्कुल सही बात है। ये गुजरात और राजस्थान में ही पाई जाती है। ये बिल्कुल गलत बात है, ये संपूर्ण राजस्थान में पाई जाती है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। अब बात करते हैं कि अजमेर के किसानों को ये घास है, ये सुपर नेपियर घास है। हर मौसम व भूमि पर ये की जा सकती है, लगाई जा सकती है। खेती एक बार लगाने के बाद 7 से 8 साल तक इसका उत्पादन किया जा सकता है। कि एक बार लगाने के बाद इसे 7 या 8 वर्षों तक क्या इसका उत्पादन किया जा सकता है। पहली बात। दूसरा दे रखा है कि नेपियर घास की कटाई के वक्त करीब 6 इंच, कितने इंच? 6 इंच
6 इंच का पेड़ जमीन में ही गड़ा गड़ा हुआ छोड़ना चाहिए। 6 इंच का पेड़ जो होता है उसको किसमें रखना है, जमीन के अंदर रखना है। जमीन से ऊपर इसको काटना है। कितने इंच, 6 इंच। 6 इंच जमीन के ऊपर से इसको काटना है ताकि इसकी 7 या 8 साल तक लगातार आप क्या ले सको, इसका उत्पादन ले सको। दोस्तों ये रहे अपने 20 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अलीसा सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस क्लास को शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को यहाँ पर जोड़िएगा ताकि हमारा हौसला और बुलंद हो, हम इससे और अच्छी क्लास लेकर आने का प्रयास करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।